गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे इसमें प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक में 12th क्लास में पढ़ा रहा हूँ प्रतिबाधा और प्रतिघात, इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस। तो क्या चीज है ये प्रतिबाधा और प्रतिघात? आप जो प्रतिबाधा और प्रतिघात शब्द हैं इनको आप ये मान सकते हैं कि ये क्या है, प्रतिरोध है। जो आपने 10th तक प्रतिरोध शब्द पढ़ा था, वैद्युत प्रतिरोध, उसी जैसा ये भी है। पर परिभाषा क्या दी जाएगी इसकी? प्रतिरोध की परिभाषा क्या थी? वैद्युत प्रतिरोध की आपने एक सामान्य परिभाषा पढ़ी थी कि वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक सामान्य परिभाषा कि जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो जो उस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रवाहित होने के दौरान अन्य परमाणुओं और आयनों से टकराते हैं। और ये जो टक्कर होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अन्य परमाणुओं आयनों से, तो वो टक्कर क्या करती है? उन आवेशों के प्रवाह में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है, और यही अवरोध क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध किस किस के कारण उत्पन्न होता है यह भी देखना पड़ेगा, तो उसको हम यहां देखेंगे डिटेल। तो आप पढ़ रहे टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है? तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? कि वह धारा जो समय के साथ साथ लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होती है, अर्थात ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ साथ मान दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होता है और एक निश्चित समय के बाद अपने पहले वाले मानों को दोहराता भी है, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा के मान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से पदार्थ हैं या कारक हैं? तो वो है प्रतिरोध। वो भी कौन सा प्रतिरोध? ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, कौन सा प्रतिरोध? ओमीय प्रतिरोध। ये जिसको हम कैपिटल आर से प्रकट करते हैं। कुंडली, कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है? माना एल है। माना हमारे पास एक कुंडली है जिसको हम परिपथ में जोड़ रहे हैं, जैसे यहां पर जोड़ रखा है, तो कुंडली का क्या होता है? स्वप्रेरकत्व, वो एल है। और संधारित्र, संधारित्र बनाई है मैंने, और संधारित्र की क्या होती है? धारिता, वह माना कैपिटल सी। तो ये ओमीय प्रतिरोध, ये आर क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये प्रतिरोध नहीं कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे अलग से एक नाम? ओमीय प्रतिरोध। इसे हम क्या कहेंगे? ओमीय प्रतिरोध, ओम वैज्ञानिक के नाम पे। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध। ठीक हो गया? ओमिक रेजिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? स्वप्रेरकत्व, ये कुंडली का होता है। ओमीय प्रतिरोध किसका होगा? ये हर पदार्थ का होगा, या जैसे सीधा तार मान सकते हैं। और जब उसे सीधे तार को कुंडली के रूप में मोड़ दिया तो उसका क्या हो जाएगा? उसका स्वप्रेरकत्व होगा। उसका ओमीय प्रतिरोध तो होगा, क्योंकि वो धातु से बना हुआ है। धातु का ओमीय प्रतिरोध अवश्य होता है। और ये क्या? वैद्युत धारिता। ये क्या? वैद्युत धारिता। तो प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए ओमीय प्रतिरोध, स्वप्रेर कुंडली और संधारित्र का उपयोग किया जाता है। यानी ओमीय प्रतिरोध, स्वप्रेरकत्व और वैद्युत धारिता के द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब क्या मतलब है इसका? देखिए, यदि हम क्या करें, एक वैद्युत परिपथ बनाए, ये बन गया वैद्युत परिपथ। इस वैद्युत परिपथ में हमने केवल कुंडली जोड़ रखी है, केवल कुंडली। कुंडली मतलब तार को मोड़ा और फेरों के रूप में लगा दिया, ये कुंडली बन गई। और इस कुंडली से का संबंध एक बल्ब से किया और एक किससे किया?
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, जैसे आपके घरों में इस सॉकेट लगा है जिसपे आप प्लग लगा रहे हैं, वो प्लग कह रहा हूं मैं, जिसपे आप ये लीड लगा रहे हैं अपनी, ठीक है, जिससे आप धारा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, आपको उससे प्रत्यावर्ती धारा मिल रही है, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इस स्रोत से क्या मिलेगी हमको, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने यहां पर क्या जोड़ रखा है, कुंडली और एक बल्ब, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, माना इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव कितना है, V, क्योंकि ये लगातार चेंज हो रहा होगा। प्रत्यावर्ती विभव क्या होता है, लगातार चेंज होता है। किसी समय t पर प्रत्यावर्ती विभव कितना है, V है, इसका उच्च मान कितना है, उच्चतम मान, शिखर मान V0, ठीक हो गया। अब यहां पर होगा क्या, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव ये लगातार समय के साथ साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो जब ये प्रत्यावर्ती धारा इस कुंडली में प्रवाहित होगी तो इस कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र भी लगातार चेंज होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो धारा, प्रत्यावर्ती धारा के मान में लगातार चेंज होने के कारण इस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी लगातार चेंज होगा। उस कारण से कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स भी लगातार चेंज होगा, और चुंबकीय फ्लक्स लगातार चेंज होने के कारण क्या होगा, इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। स्वप्रेरण की घटना होगी। आपने पढ़ा था ना स्वप्रेरण की, किसी कुंडली में धारा के मान में जब लगातार परिवर्तन होता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, ये घटना स्वप्रेरण कहलाती है। तो यहां पर भी स्वप्रेरण की घटना के कारण क्या होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करेगा, वो इस प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वो उत्पन्न होता है। तो यहां भी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल माना स्मॉल e है, वो क्या होगा, वो इस प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा, ठीक है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये कुंडली में उत्पन्न, जो ये कुंडली है इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध पैदा कर रहा है, क्योंकि विरोध कर रहा है वो धारा का, एक प्रकार का अवरोध तो पैदा कर रहा हो। तो यानी अगर एक कुंडली यहां पर है तो ये इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ये धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा ने परिवर्तित होना है, ठीक है। तो ये कुंडली या इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात धारा का विरोध करता है, अर्थात ये एक प्रकार का अवरोध पैदा कर रहा है, ठीक है ना। इस कारण क्या होता है, जो ये बल्ब है इस बल्ब की चमक कुछ कम होती है, क्योंकि इस बल्ब में जितनी उच्चतम धारा बहनी थी वो उच्चतम धारा एकदम नहीं बह पाती है, क्योंकि यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इस प्रत्यावर्ती धारा के उच्चतम होने का भी क्या करता है, विरोध करता है, और या न्यूनतम होने का भी या शून्य होने का भी क्या करता है, हर क्षण विरोध करता है, ठीक है। इस कारण से बल्ब एकदम पूरी चमक से नहीं चमक पाता, ठीक है। अर्थात ये कुंडली प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से एक दूसरा चित्र देखिए, यहां पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का प्रतीक है भाई ये सर्किल, और इसके अंदर ये ज्यावक्र, इसको ज्यावक्र कहते हैं, ये ऐसा बना दिया साइन कर्व, जो प्रत्यावर्ती धारा का वक्र होता है, ठीक है। इसके नीचे लिखा है AC, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट बह रही है, प्रत्यावर्ती धारा बह रही है इस परिपथ में, ठीक है। यहां पर आप धन प्लेट ऋण प्लेट नहीं जोड़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में ऐसा जोड़ेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर V = V0 sin ओमेगा t का मतलब है कि इस प्रत्यावर्ती धारा का विभव कितना है, V है, किसी समय t पर V विभव, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, कुंडली को हटाकर यहां पर क्या जोड़ दिया, ओमीय प्रतिरोध, ये एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ा जैसे सीधा तार या सीधे तार का क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध होता है, तो यहां पर एक ओमीय प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है। और तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक बल्ब जोड़ रखा है और एक ओमीय प्रतिरोध जोड़ रखा है। इसमें क्या होगा कि जब ये बल्ब चमकेगा तो क्योंकि ओमीय प्रतिरोध भी क्या करता है, धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध पैदा करता है। दोनों चित्रों में क्या अंतर है, अंतर यह होगा कि ओमीय प्रतिरोध के कारण जो अवरोध पैदा होगा धारा के मार्ग में, तब भी बल्ब चमकेगा, बल्ब तब भी चमकना है। तो यहां इस
जिस परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा है उसमें जुड़े बल्ब की चमक ज्यादा होती है, जबकि जिस परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी है इसमें जुड़े बल्ब की चमक कुछ कम होती है। ठीक है, जबकि अवरोध दोनों पैदा करते हैं। ये कुंडली वाला परिपथ भी धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है और ये ओमीय प्रतिरोध वाला परिपथ भी धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, प्रवाहित होने के दौरान अन्य कणों से टकरा रहे होंगे। अब वो टक्कर यहाँ धारा के मार्ग में क्या कर रही होगी, रुकावट पैदा कर रही होगी। वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो केवल ओमीय प्रतिरोध के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे सीधे तार के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा वो कहलाएगा ओमीय प्रतिरोध। ठीक है ना। और कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे कहते हैं प्रतिघात। और कौन सा प्रतिघात, उसे कहते हैं हम प्रेरक प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात। तो प्रेरक प्रतिघात का मतलब क्या है, प्रेरक प्रतिघात का मतलब है ये, इसको प्रकट करते हैं हम XL से। इसकी परिभाषा क्या होगी, ये भी एक प्रकार का अवरोध है धारा के मार्ग में, कि केवल कुंडली के द्वारा या स्वप्रेरकत्व के द्वारा, स्वप्रेरकत्व या कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध प्रेरक प्रतिघात कहलाता है। आप ये समझ लीजिए, ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, पर क्योंकि कुंडली के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है ये प्रतिरोध, इसलिए इसका नाम हो गया प्रेरक प्रतिघात। क्योंकि कुंडली का क्या होता है, प्रेरक, उस नाम से यहां पर प्रेरक आ गया। तो कुंडली, केवल कुंडली या उसके स्वप्रेरकत्व के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध प्रेरक प्रतिघात कहलाता है। इसको XL से प्रकट करते हैं। इसको किससे प्रकट करते हैं, XL से। और इसका फॉर्मूला है, अगर इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है, L, माना इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है उस धारा का कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति कितनी है, ओमेगा। तो प्रेरक प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L। इसका अगर हम यूज करेंगे तो XL बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू L। XL का मतलब, X माने प्रेरक प्रतिघात, पर किसके द्वारा प्रकट किया गया है, वो प्रतिघात, वो कुंडली के द्वारा। तो कुंडली को प्रकट करने के लिए यहाँ पर L लिखा हुआ। इस L का आकार थोड़ा छोटा रखें ऐसे, ठीक है, XL। फिर दूसरा, हाँ, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वही होगा जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम। इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है जो कि कुंडली के द्वारा उत्पन्न किया गया। दूसरा, अगर मैं यहां पर संधारित्र की प्लेटें जोड़ दूं तो होता क्या है इसमें, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा लगातार समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है, उस कारण क्या होता है, ये प्लेटें भी प्रत्येक आधे चक्र के बाद इन प्लेटों की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब प्रत्यावर्ती धारा बढ़ रही होगी तब इन प्लेटों पर आवेश बढ़ रहा होगा। जब प्रत्यावर्ती धारा धन दिशा में बढ़ रही है तो इन प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू लगातार क्या होगा, बढ़ रहा होगा। एक समय बाद प्रत्यावर्ती धारा बढ़ के क्या होगी, धन दिशा में अधिकतम होगी, होता है ना सर। फिर उसके बाद क्या होती है, वो घट के शून्य। तो जब वो शून्य हो जाएगी तो इन प्लेटों पर आवेश भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में बढ़ के क्या होती है, अधिकतम। तो जब प्रत्यावर्ती धारा विपरीत अर्धचक्र में जारी होगी, इस प्रकार से बहती प्रत्यावर्ती धारा, तो जब प्रत्यावर्ती धारा अपने ऋण अर्धचक्र में होगी तो उस समय क्या होगा, इन प्लेटों की का जो आवेश है वो उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऋण क्यू और ये हो जाएगा धन क्यू। तब ऐसा होगा, जब प्रत्यावर्ती धारा अपने ऋण अर्धचक्र में होगी तो प्लेटों की ध्रुवता वो उलट जाएगी, पहले से विपरीत हो जाएगी। फिर वो जब ये विपरीत दिशा में प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होगी उस समय यहाँ पर ये ऋण क्यू और धन क्यू के मान भी क्या हो जाएंगे, अधिकतम हो जाएंगे। फिर उसके बाद
विपरीत दिशा में प्रत्यावर्ती धारा घट के क्या हो रही है, शून्य, तो तब ये भी क्या हो जाएंगे, इन प्लेटों पर आवेश भी शून्य हो जाएगा। जब प्रत्यावर्ती धारा शून्य होगी तो यहाँ पर भी आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अर्थात जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा चेंज होगी वैसे वैसे इन प्लेटों की ध्रुवता, इन प्लेटों के आवेश भी क्या होंगे, चेंज होंगे। इस कारण से यहाँ क्या होता है, धारा के मार्ग में यहाँ भी अवरोध पैदा होता है। ठीक है, लगातार प्लेटों की ध्रुवता चेंज होने से यहाँ पर भी क्या होता है, धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध पैदा होता है और बल्ब की चमक यहाँ भी क्या होती है, उतनी नहीं होती जितनी केवल आर वाले परिपथ में होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया जो अवरोध होता है उसे कहते हैं धारतीय प्रतिघात। उसे क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात का मतलब है, धारिता से आ रखा है ये शब्द, ये किससे आ रखा है, धारिता से। ठीक है ना। धारतीय प्रतिघात इसको प्रकट करते हैं एक्स सी से, सी फॉर कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता को प्रकट कर रहे हैं सी। ठीक है ना। तो संधारित्र के कारण, इसकी परिभाषा क्या है, संधारित्र के कारण प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया या उत्पन्न होने वाला अवरोध धारतीय प्रतिघात कहलाता है। इसको एक्स सी से, कैपिटल एक्स और यहाँ पे छोटे आकार में सी लिख दिया, एक्स सी से प्रकट करते हैं। और इसका सूत्र होता है एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, जहां पर ये सी क्या है, संधारित्र की वैद्युत धारिता को प्रकट कर रहा है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, जिस कोणीय वेग से कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमी होगी और उस कारण से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हुई होगी। ठीक है ना। इस धारतीय प्रतिघात का मात्रक भी ओम है, इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम। अब केवल ये सीधे तार के द्वारा, यानी न तो यहां पर संधारित्र है न तो यहां पर कुंडली है, तो उस समय सीधे तारों के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम क्या, ओमीय प्रतिरोध। और ओमीय प्रतिरोध को आर से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक क्या है, ओम। इसका मात्रक आप पहले जानते हैं, ओम। ठीक है ना। जैसे आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई, वैसे यहां पर एक्स एल बराबर V अपॉन आई होगा, एक्स सी बराबर भी क्या होगा, V अपॉन आई, क्योंकि ये सब अपने में क्या है, एक्स एल एक्स सी आर, ये सब अपने में प्रतिरोध हैं जो कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सब V अपॉन आई के बराबर होता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे इसको आगे। अच्छा, अब यहां पर एक शब्द है प्रतिबाधा। प्रतिबाधक की परिभाषा क्या है, तो देखिए, अगर हमारे पास ऐसा कोई परिपथ है जिसमें ओमीय प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, कुंडली भी जुड़ी हुई है, ठीक है, और संधारित्र भी जुड़ा हुआ है, ये और ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और इन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए ओमीय प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र में जो है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जा रही है। प्रत्यावर्ती धारा का विभव है V किसी समय t पर, ठीक है, V0 इसका शिखर मान, ठीक हो गया। तो किसी इस परिपथ को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, तो जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहती है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है ये एल सी आर परिपथ कहलाएगा। देखिए, एल माने कुंडली, सी माने संधारित्र जोड़ रखा है, आर माने ओमीय प्रतिरोध। तो वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं एल सी आर परिपथ। तो इन तीनों के द्वारा, कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उस अवरोध को कहते हैं प्रतिबाधा। उसे क्या कहते हैं,
प्रतिबाधा, उसे प्रतिघात नाम नहीं दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिबाधा। इंपीडेंस, ठीक है, इसको प्रकट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड, ठीक है। पर ये किसके द्वारा उत्पन्न होगा? ये अकेले आर, अकेले सी या अकेले एल के द्वारा उत्पन्न नहीं माना जाएगा, ये उत्पन्न माना जाएगा इनमें से किन्हीं 2 या 3 के कारण, जैसे ओमीय प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र। ये कह दीजिए ओमीय प्रतिरोध, स्वप्रेरकत्व और धारिता के कारण प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है, ठीक है। ये प्रतिरोध के ही समकक्ष है, उसी के समतुल्य है। इसका मात्रक भी क्या है? ओम है। जैसे R बराबर V अपॉन I होता है, वैसे Z बराबर भी क्या होगा? V अपॉन I, ठीक है ना। V मतलब प्रत्यावर्ती विभव, I मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसमें ध्यान रहे, इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप धारा की दिशा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि धारा तभी धन दिशा में बह रही है। माना आपने ऐसा दिखाया धन दिशा के लिए, थोड़ी देर बाद क्या हो गया? वो विपरीत दिशा, ऋण दिशा में बही, तो तब आप ऐसा थोड़ी दिखाएंगे इसको, ठीक है ना। तब आप ऐसा नहीं दिखाएंगे। इसमें धारा की दिशा नहीं दिखाते ऐसे, क्योंकि धारा लगातार आवर्त रूप से अपने परिमाण और दिशा को बदलती रहती है, ठीक है ना। इसमें आप धारा की दिशा नहीं दिखाएंगे, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो ये ओमीय प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र की धारिता, ये तीनों क्या करते हैं? ये धारा के मान को नियंत्रित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस कारण क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा कभी अगर परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव ये दोनों क्या होते हैं? उस समय समान कला में होते हैं। और जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा है, तो उस समय क्या होता है? उस समय धारा I V से क्या होती है? अग्रगामी होती है। धारा I क्या होती है? अग्रगामी, ये अग्रगामी होती है, V पश्चगामी होता है। परंतु अगर परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी है, तो तब उस समय V अग्रगामी और I पश्चगामी होता है। इसको हम सिद्ध भी करेंगे बाद में, ठीक है। प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये अग्रगामी क्यों हुआ, पश्चगामी क्यों हुआ, इसको हम अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। अब यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको कला समंजक आरेख किसे कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि भले ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में V और I क्या है? समान कला में, पर अगर किसी परिपथ में कुंडली और संधारित्र जुड़े हैं, किसी परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी है, किसी में केवल संधारित्र जुड़ा है, या कुंडली और संधारित्र दोनों एक साथ जुड़े हैं, तो उस परिपथ में क्या होगा? V और I समान कला में नहीं होंगे। उनमें या तो V अग्रगामी होगा या तो I अग्रगामी, पर समान कला में। समान कला का मतलब क्या हुआ? कि एक ही साथ प्रत्यावर्ती विभव और धारा दोनों अपने उच्चतम मान को प्राप्त करेंगे और दोनों एक साथ अपने शून्य मान को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तब ये कहेंगे कि V और I क्या है? समान कला में। तो इसमें कला समंजक आरेख, फेजर डायग्राम, ये क्या है? इसका मतलब ये एक ऐसा आरेख है जो ये प्रकट करता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव और धारा में से कौन अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है, या वो दोनों समान कला में हैं या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आरेख जो ये बतलाता है कि V और I में कलांतर कितना है, उस आरेख को हम कला समंजक आरेख कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि V और I में से कौन अग्रगामी और कौन पश्चगामी, ठीक है। अब इस आरेख को हम खींचते कैसे हैं? इसको फेजर डायग्राम, फेज
डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम माना हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास कुंडली वाला परिपथ है सब कुछ, ठीक है, ये परिपथ है और इसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, ठीक है, एसी, और प्रत्यावर्ती धारा का जो विभव है इसके धारा का समीकरण बना I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये केवल कुंडली वाला परिपथ है जिसका स्वप्रेरकत्व क्या माना है। अब इसमें मैंने आपको बता रखा है कि इसमें V क्या होता है, I से अग्रगामी, V अग्रगामी होता है इसमें केवल कुंडली वाले परिपथ में। अब I का सूत्र आपको पता है, V का सूत्र V क्या है, अग्रगामी है, तो V अग्रगामी का मतलब जो V का हम समीकरण लिखेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा। अब यहां इस ओमेगा टी को क्या कहते हैं भाई, कला, ठीक है, या कोणांक। तो यहां पर अगर ओमेगा टी है तो जो अग्रगामी होगा उसमें ये कोण ज्यादा होगा, जो अग्रगामी होगा उसमें ये वाला कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन है दोनों में अग्रगामी, V, तो V अग्रगामी है तो इसमें ये कोण इस वाले कोण से, I वाले कोण से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ हम क्या करें, ओमेगा टी प्लस हाई कर दे। अब इन दोनों में कलांतर कितने का आया, इसकी प्रत्यावर्ती धारा I की कला कितनी है, ओमेगा टी। अब विभव V की कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो इनमें कलांतर, कलांतर माने इन कला का अंतर कितना होगा, इससे इसको घटाइए, ओमेगा टी प्लस फाई में से ओमेगा टी को घटाइए, कितना आएगा, इस कोण में से इस कोण घटाइए, फाई, फाई तो आएगा। तो फाई क्या होगा इसमें, वो हो जाएगा कलांतर। तो हम ये कहेंगे कि V I से I कोण क्या है, अग्रगामी है, V I से I कोण अग्रगामी है, ऐसा कह दें। जितना इनका कलांतर होगा उतना कोण V क्या होगा, I से अग्रगामी, या ये कहेंगे I V से इतना कोण पश्चगामी है। चित्र कैसे बनेगा इसका, इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक्स अक्ष खींच देंगे, ठीक है, और एक्स अक्ष से जो छोटा कोण वाला है, ये है ना छोटा कोण वाला, पहले इसको खींच देंगे। तो ये किसका है, छोटा कोण किसके लिए है, धारा के लिए। तो धारा वाला, धारा के लिए यहां पर एक तीर का चिन्ह लगा दो। ये तीर का चिन्ह प्रकट करेगा आपका I0 को, ठीक है, और ये I0 वाला कितने कोण पे है, ओमेगा टी के, यानी पहले एक्स अक्ष खींचेंगे, एक्स अक्ष से इतने कोण पर ओमेगा टी कोण पर एक रेखा, एक तीर का चिन्ह लगा देंगे, और इस तीर के चिन्ह को क्या लिखेंगे यहां पर, I0। ये प्रत्यावर्ती धारा के उच्च मान को प्रकट करने वाला तीर का चिन्ह, ठीक है। और फिर इसी एक्स अक्ष से ओमेगा टी प्लस फाई कोण पे, ये कोण बड़ा है, इस कोण पे हम क्या कर देंगे, एक और तीर का चिन्ह लगा देंगे, या एक हो, इन दोनों के बीच कितना कोण है भाई, इन दोनों के बीच कलांतर कितना है। तो आप क्या करो, एक इसका मेथड और है, इस I वाली रेखा से, इस I वाली रेखा से फाई कोण पे, फाई कोण पे, ये वाला कोण फाई है, एक अन्य तीर का चिन्ह लगा दो, और ये तीर का चिन्ह किसको प्रकट करेगा, V0 को, ठीक हो गया, समझ रहे हैं इसको, ये I0 को, ये V0 को, इसको I और V भी कह सकते हैं आप, है। अब इसमें यहां पर देखिए एक्स अक्ष से ये V वाला जो है, ये V वाली जो दिशा है, ये एक्स अक्ष से टोटल कितना कोण बना रही है, ये टोटल कोण ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो कोण आ गया टोटल, ये आ गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो यानी V वाली दिशा एक्स अक्ष वाली दिशा से क्या बना रही है, ओमेगा टी प्लस फाई कोण बना रही है, और I वाली दिशा इस एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, ओमेगा टी। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि VI से कितना कोण आगे चल रहा है, I कोण आगे चल रहा है। अगर अग्रगामी हो रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाना, अगर पश्चगामी हो रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाना, ठीक है। जो पश्चगामी होगा क्लॉकवाइज होगा, वो पीछे होगा। तो ऐसा आरेख, ये एक ऐसा आरेख है
जिससे पता चल रहा है कि प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा में कौन अग्रगामी और कौन पश्चगामी है और इनके बीच का कलांतर कितना है। ऐसे आरेख को हम कहते हैं कला समंजक आरेख या फेज डायग्राम या फेजर्स। ठीक है, ये V0 और I0 को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इन दिशाओं को, इनको कहते हैं फेजर। इन्हें क्या कहते हैं, फेजर। और इस एक्स अक्ष को कहते हैं निर्देश अक्ष। ठीक है, तो कल के दिन इसमें हम आगे चलेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।